हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस। ठीक है। इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है? कहते हैं कि इंटरफेरेंस एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें टू या टू से ज्यादा टू आर मोर वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं। जब उनका सुपर इम्पोज होती हैं मिलती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेव होता है या तो पहले के दोनों वेव से ज्यादा होता है, कम होता है या सेम होता है। तो इस तरह की फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, यानी द फिनोमेना इन विच टू आर मोर वेव्स विथ waves superimposed to form a resultant wave of greater, lower or same amplitude। यानी आपके पास एक से ज्यादा होना चाहिए, ये दो से ज्यादा होना चाहिए किसी भी हाल में। आपके पास दो से ज्यादा वेव्स होंगी। जब वो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगी तो जब वो सुपर इम्पोज होती हैं तो जो उनका रिजल्टेंट वेव दोनों के सुपर इम्पोज होने के बाद जो वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा या तो पहले वाली वेव से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो यदि सुपर इम्पोज होता है, दो या दो से अधिक वेव यदि मिल करके एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं तो इस तरह की फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब कहते हैं कि कंडीशंस क्या है? क्या सारी वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कर जाती हैं? नहीं, उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि सबसे पहले जो भी आप वेव लोगे, जो भी आप दो से ज्यादा जो वेव ले रहे हो, वो जो दोनों वेव होनी चाहिए, पहली चीज की वो कोहेरेंट वेव होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स से होनी चाहिए। दूसरी, वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, एक सिंगल कलर की वेव होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा कंडीशन कि जितनी सारी भी वेव्स, दो या दो से अधिक वेव आप लोगे, सारी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। चौथी कंडीशन क्या है कि सभी का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, अब सभी वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। और तो कहा जाता है कि यदि ये सारी कंडीशंस जो वेव्स होल्ड करती हैं उन्हीं वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस हो सकता है, और ना इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। मेन ये है कि इंटरफेरेंस उन्हीं वेव्स का होता है जिनके एम्पलीट्यूड्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनके फेज आपस में इक्वल हो, फेज कांस्टेंट हो। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन और फेज जब आपस में इक्वल होते हैं तो उन वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस होता है, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो मैं यहाँ पे लिखा हूं कि कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। तो ये हो सकता है कि इन इंटरफेरेंस के केस में जो लाइट वेव्स यूज की जाती है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और कोहेरेंट होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जितनी भी वेव्स आप लें सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि सभी वेव का डायरेक्शन सेम, देखिए कोहेरेंट हो गया तब ये सारी प्रॉपर्टियां हो गई। इसीलिए मेनली ये कहा जाता है कि दो चीजों को यदि हम सबको समेटें तो 2 पॉइंट्स में कह सकते हैं कि यदि सभी वेव्स कोहेरेंट हो और सेम फेज में हो तो ही उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, अदरवाइज इंटरफेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वेव्स, ऐसा सोर्स जिसमें से जितने भी लाइट वेव्स निकले सबकी फ्रीक्वेंसी, सबका एम्पलीट्यूड और सबका डायरेक्शन सेम हो, तो इस तरह के वेव्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट वेव। तो जब हमारे पास वेव्स होगी, वेव्स में जब ये सब कंडीशंस होल्ड करेंगे तो हम कह देंगे कि इन वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हो जाता है। अदरवाइज यदि ये कंडीशंस होल्ड नहीं करती हैं तो उनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में कहते हैं कि जो इंटरफेरेंस होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि जब दो या दो से अधिक वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह लें, जो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है यदि वो मैक्सिमम होता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि उनका एम्पलीट्यूड
मिनिमम होता है यानी उनका फेज अपोजिट हो जाए, कुछ भी ऐसा चेंज हो और उनका एम्पलीट्यूड घट जाए, और घट के हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाए यानी मिनिमम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जब दो या दो से अधिक वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो और उनका जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो वो मैक्सिमम हो, तो दैट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि दो या दो से अधिक वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो और उनका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, तो दैट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? बहुत शॉर्ट में नहीं बता रहा, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव और ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव। क्लियर सबको? ओके, ठीक है। अब इसमें जब आप करते हैं तो उसमें एक आपको डेरिवेशंस आते हैं। डेरिवेशंस क्या आते हैं देखिए, समझा रहे हैं कि यदि आपको कोई भी वेव दिया जाए, मान लीजिए लेट अस कंसीडर टू लाइट वेव एट ए पॉइंट इज गिवन बाय, दो लाइट वेव्स दे दी गई, टू लाइट वेव, कंसीडर टू लाइट वेव एट ए पॉइंट इज गिवन एज, मान लीजिए आपको दो वेव दी गई, एक दिया गया y1 जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है और एक दी गई y2 जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 है। एक वेव का जो इक्वेशंस है वे साइन वेव साइन ओमेगा टी, और दूसरे वेव का आपने इक्वेशन लिखा ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसे आप मानिए A1 और इसे मानिए A2। क्लियर? आपके पास दो वेव है, साइन वेव, एक वेव का इक्वेशन है y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव है y2 A2 साइन ओमेगा टी। अब देखिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, ओमेगा इसमें फेज है, ठीक है, फाई क्या है? फेज। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सुपर पोजिशन यही कहता है। अब यहां पे रखिए y इज इक्वल टू y1 की जगह पे A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी, y1 और y2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां तक क्लियर है? ओके, y इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे? बोले भाई ये तो आपका ऐसे ही रहेगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहां पे देखिए सॉरी ये डेल्टा है। अब यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे साइन A प्लस बी वाले फार्मूले से इसको ओपन कर देंगे और उसके बाद A2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन A प्लस बी A2 साइन A कॉस बी प्लस A2 कॉस A साइन, ये आ गया। क्लियर है? ओके, देखिए अब यहां से y इज इक्वल टू A1, अब यहां से हम क्या करें, एक मिनट, यहां से आप क्या करिए कि y इज इक्वल टू, साइन को एक जगह ले लीजिए और कॉस को एक जगह। जब साइन को एक जगह लेंगे तो क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन ये, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को थोड़ा स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया कि कुछ एज्यूम करेंगे। लेट हमने मान लिया कि A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा को कुछ मानना पड़ेगा और A2 साइन डेल्टा को। देखिए ये पूरा कॉस का टर्म है तो इसको आप कॉस का टर्म में मानिए A कॉस, हमने थीटा मान लिया, और ये साइन का टर्म है तो इसको मान लीजिए A साइन थीटा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानो, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मानो, और इसको आप इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 5।
अब आपने ये चीजें एज्यूम कर ली। अब इस चीजों को एज्यूम करने के बाद इसको लीजिए और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, जहां जहां a2 साइन ओमेगा टी था उसके जगह पे a साइन थीटा रख दिया और a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी के जगह पे रख दिया a कॉस थीटा। अब ये आपका बन गया y इक्वल टू a कॉमन लेंगे तो ये बन गया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हो गया कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगी तो उनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका इक्वेशन ये आएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो a है, a किसके टर्म में लिखना है, a1 और a2 का सम है, मतलब a1 और a2 है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि यदि a की वैल्यू पूछी जाए a1 a2 के टर्म में तो आप उसको कैसे लिखोगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप क्या करिए कि इक्वेशन नंबर 4 लीजिए और इक्वेशन नंबर 5 लीजिए। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए एडिंग स्क्वायरिंग इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 का इक्वेशन किया और इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 क्या है, ए कॉस थीटा बराबर माना है तो ए कॉस थीटा को आप देख सकते हो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 5 का क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू ये आपका है a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस a2 है a2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। अब इसको आप सॉल्व करिए। इक्वेशन 4 था a cos थीटा बराबर इतना और इक्वेशन 5 है a sin थीटा बराबर इतना। दोनों को स्क्वायर करके राइट को राइट में लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया। तब यहां से देखिए a स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसको ओपन कर दीजिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। a स्क्वायर इक्वल टू यहां देखो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो गया प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से यही एक तरह से कह लें कि आपका जो a निकालना होगा तो a बराबर आप लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। यह आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ a1 और a2। इस तरह से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को आप चाहो तो एनर्जी के टर्म इंटेंसिटी के टर्म में आप लिख सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, तो कहते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब इंटेंसिटी ए स्क्वायर के बराबर होता है तो यदि आप यहां से करें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो के ए स्क्वायर, के कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम कुछ भी मान सकते हैं। इफ के बराबर 1 तो आई बराबर आप क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। यानी एक तरह से हम कह लें कि इंटेंसिटी और आई में जो रिलेशन होता है वो कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है इंटेंसिटी।
तो अब आपको इसी फार्मूले को यदि आपको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले में सीधे लिखिए। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई ए स्क्वायर को, दैट इज इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा। ठीक है, तो ये इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो जब दो वेव हैं, दोनों को हमने सुपर इम्पोज किया तो उसके जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आया वो आया ये y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पे a एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का। यदि इसको अलग अलग एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना हो तो आप लिखोगे a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल्टा। ठीक है, अब इसको यदि इंटेंसिटी के टर्म में लिखना हो तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2a1, ये हो गया। क्लियर है यहां तक। अब आइए केस फर्स्ट, अब आप बनाते हैं मैक्सिमा की कंडीशन। केस फर्स्ट, क्योंकि हमें देखना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। केस फर्स्ट में कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसको आप बोल सकते हो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, या आर बोल सकते हो आर ब्राइट फ्रिंजेस, आर बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों चीजें आप बोल सकते हो। ठीक है ना, चाहे आप कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलो, चाहे आप ब्राइट फ्रिंजेस बोलो, या आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये इक्वेशन देखनी है। कौन सी इक्वेशन, पिछली इक्वेशंस जो आपकी आई वाली इक्वेशंस आई है, आई वाली आपकी जो आई की इक्वेशन है ये, इसमें आप देखिए इंटेंसिटी का इक्वेशन ये आया आपका। अब ये इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी, ये टोटल डिपेंड करेगा इस कॉस डेल्टा पे। किस पे डिपेंड करेगा, इस कॉस डेल्टा पे। कॉस डेल्टा क्यों, क्योंकि ये सब कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, I1 है, I2 है, 2I1 I2 है, जो भी डिपेंड करेगा इस कॉस डेल्टा पे। यानी जब इस कॉस डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जब मिनिमम होगी तब ये मिनिमम होगी। तो कॉस डेल्टा की इंटेंसिटी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो यानी कह सकते हैं कि when cos डेल्टा इज इक्वल टू 1 तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो cos 1 मतलब क्या, cos डेल्टा इज इक्वल टू cos 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री, यानी डेल्टा बराबर 0 आपका आ गया। यानी यदि आपकी जो एंगल है वो 0 होगा तो उस समय जो इंटेंसिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं इसी डेल्टा को 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड so on। ठीक है, तो अब आइए कॉस डेल्टा इक्वल टू आपने लिख दिया। अब इसी क्वेश्चंस में आप यहां पे रखिए कॉस मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो अब जब आप यहां पे रखेंगे तो अब ये i आपका i नहीं होकर के क्या हो जाएगा, i मैक्स के केस में आप क्या करेंगे, I1 को क्या लिखेंगे, I1 को क्या लिखेंगे, ठीक है, I मैक्स जब डेल्टा इक्वल टू 2n पाई होगा मैक्सिमम के केस में, क्योंकि आपने कॉस डेल्टा बराबर 1 माना, तो कॉस डेल्टा की वैल्यू cos 0 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो डेल्टा बराबर 0, डेल्टा बराबर 2n पाई, जहां n क्या है 1 0 1 2 3। तो I मैक्स आपका क्या हो जाएगा, I मैक्स आप इस इक्वेशन में चलिए तो ये आपका हो जाएगा, बोले क्या होगा, I मैक्स इज इक्वल टू, बोले भाई ए स्क्वायर बराबर आपने लिया है क्या, आई बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। तो आप यदि इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दिमाग लगाइए। आई मैक्स इज इक्वल टू, तो यहां पे देखिए I1 प्लस
I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, कॉस डेल्टा की वैल्यू 1। यहां से आप लिख देंगे कॉस डेल्टा बराबर 1 फॉर मैक्सिमम के लिए। तो आई मैक्स को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आई मैक्स का फॉर्मूला आ गया। अब इसी को आप एम्पलीट्यूड के केस में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मैक्स, अभी आप देखो अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 स्क्वायर प्लस 2I1। ठीक है, ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। अब आपका ये क्या होता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। यदि आपको पाथ डिफरेंस निकालना हो, पाथ डिफरेंस को कैसे दिखाते हैं, पाथ डिफरेंस डेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू आई है आपकी 2n पाई, तो लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी पाथ डिफरेंस L इज इक्वल टू n इंटू लेमडा। ये देखिए, इस फार्मूले को याद रखिएगा। जब आप ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाते हैं, तो जब हम कहते हैं ना कि ब्राइट फ्रिंज की कंडीशंस क्या होगी, तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन यही होती है डेल्टा इज इक्वल टू n इंटू लेमडा, या इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं 2n इंटू लेमडा बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे वही। तो यही एक तरह से आपकी बनती है ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइट फ्रिंज की ब्राइट फ्रिंज कंडीशंस। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो डेल्टा होता है, जब पाथ डिफरेंस किसी भी लाइट वेव का जब पाथ डिफरेंस n इंटू लेमडा कह लें या 2n इंटू लेमडा बाई 2 होगा, तो उसकी जो इंटेंसिटी आती है वो मैक्सिमम आती है। तो याद रहे, क्योंकि जब आप थिन फिल्म का रिफ्लेक्टर वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है, तो आप लिखेंगे n इंटू लेमडा। इस तरह से हम जब कोई भी वेव सुपर इम्पोज करती है तो उसके कंडीशंस को हम इस तरह से वहां पे ब्राइट फ्रिंज की कंडीशंस आती है। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या आती है, पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू n इंटू लेमडा कह लें या 2n इंटू लेमडा बाई 2। केस 2, अब आपका केस 2 क्या है, केस सेकेंड, डार्क फ्रिंजेस आर, इसी को आप कह लें मिनिमम इंटेंसिटी आर, इसी को आप कह लें डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तीनों चीजें आप कह सकते हैं, डायरेक्ट फ्रिंज भी कह सकते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो आपका अब बताइए, आइए इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा, यही आया था ना। अब यहाँ पे कॉस डेल्टा हमने एक बार मैक्सिमम कर दिया, तो उसकी हमने निकाल लिया ब्राइट फ्रिंजेस। अब डेल्टा यदि मिनिमम है, डेल्टा क्या है मिनिमम, तो कॉस डेल्टा की वैल्यू मिनिमम कितना होती है -1। डेल्टा कॉस डेल्टा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 मिनिमम। तो जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम है तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा कॉस डेल्टा की वैल्यू मिनिमम, तो कॉस डेल्टा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 and 3 and so on। ठीक है, तो अब यहां से 2n माइनस 1 होता है, 2n ये माइनस है, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू, मैं साफ से लिख देता हूं 2n माइनस 1 पाई। ठीक है,
तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 पाई होगा, फिर पाई के बाद 3 पाई 4 पाई, यानी आपकी डेल्टा की वैल्यूज कितनी आएगी, पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। तो अब आइए, अब आपने एक चीज याद रखिए कि जब आपने यहां पे सॉल्व किया तो ये आपने लिखा था आई मैक्स, ठीक है। जब यहां पे हमारी इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी क्या आएगी, आई मिनिमम, दैट इज इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और कॉस डेल्टा के जगह पे आप क्या लिखेंगे, -1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, I मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, यानी I मिनिमम को आप क्या लिख सकते हैं, I मिनिमम इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आपका आता है मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इसी को आप एम्पलीट्यूड के भी टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि I बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। अब आइए, आपका ये फेज डिफरेंस है, फेज है आपका। अब आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला हम पीछे बता चुके हैं। पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, ये आपका पाथ डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। पाथ डिफरेंस डेल्टा बराबर क्या होता है, ये हमने पीछे बताया था, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो आइए, दैट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई और फेज डिफरेंस आपने कितना लिया, 2n माइनस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 है ना, प्लस होता है, प्लस ये प्लस है, सॉरी, 2n प्लस 1 इंटू पाई, क्लियर, इंटू लेमडा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, यहां से आपका फेज पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये आपका पाथ डिफरेंस होता है इन केस ऑफ, ये कंडीशन है किसकी, डार्क फ्रिंजेस की, ठीक है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये आगे पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप आगे कहेंगे कि ये जो है हमारा है डार्क फ्रिंज की कंडीशन, पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। क्लियर, ओके, थैंक यू।